स्नातक द्वितीय वर्ष की सभी छात्राओं का स्वागत है। ई वीडियो श्रृंखला में आज का हमारा विषय है केशव दास की संवाद योजना। इससे पूर्व हमने विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम में जितने भी कवि हैं, उन सभी कवियों के संकलित जो पद्यांश हैं, जो पद्य हैं, उनकी व्याख्या, उनके भावार्थ को समझा। तत्पश्चात हम प्रत्येक कवि के कुछ महत्वपूर्ण पर्सन हैं, जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनको लेकर के अब क्रम से चर्चा करेंगे। उस चर्चा के क्रम में आज से का हमारा जो पहला जो चर्चा का विषय है और पहले जो कवि हमारी पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं केशव दास, उनकी संवाद योजना की बात हम करेंगे। संवाद योजना की बात इसलिए हम करेंगे क्योंकि केशवदास के कुछ जो पाठ्यांश संकलित हैं हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो रामचंद्रिका से संकलित है। और रामचंद्रिका केशवदास का एक प्रबंध काव्य है, जो बड़ा महत्वपूर्ण काव्य है, जिसमें राम की कथा का वर्णन किया गया है। ये बात अलग है कि प्रबंधात्मकता को लेकर के कई विद्वानों ने या आलोचकों ने आक्षेप लगाया है कि वो प्रबंध काव्य की वे विशेषताएं उसमें नहीं मिलती हैं, संबंध तत्वों का निर्वाह नहीं है, मार्मिक स्थलों की पहचान नहीं है। लेकिन इन सब को छोड़ दें तो एक प्रबंध की दृष्टि से एक श्रेष्ठ काव्य माना जाता है रामचंद्रिका। चूँकि आचार्य केशवदास रीतिकाल के प्रवर्तक कवि के रूप में इनको माना जाता है प्रवृत्ति के आधार पे। और केशवदास वैसे तो इनके जो जीवन की जो सीमा थी वो भक्ति काल के अंतर्गत आती है, लेकिन प्रवृत्ति के आधार पे इनको रीतिकाल का प्रवर्तक माना जाता है, क्योंकि इनके काव्य में वे सभी प्रवृत्तियां देखने को मिलती हैं जो प्रवृत्तियां आगे आने वाले जो रीतिकालीन काव्य थे उसमें मिलते हैं, यानी कि उन सभी का प्रतिनिधित्व करते हैं। अलंकारवादी आचार्य थे और अलंकारों के वर्णन को भी ज़्यादा महत्व देते थे। इस वजह से कई जगह इनकी भाषा है वो अति अलंकारवादिता के कारण बोझिल सी और क्लिष्ट भी हो गई है, इसलिए कई लोग इसे कठिन काव्य का प्रेत भी कह देते हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इन्हें कवि हृदय नहीं मिला है। इन सारी बातों को लेकर के हम देखें तो केशवदास रीतिसिद्ध कवियों के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि इनकी कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला जो काव्यांग विवेचन से संबंधित लक्षण ग्रंथ हैं, तो रामचंद्रिका एक महत्वपूर्ण प्रबंध काव्य है। आज हमारा जो विषय है वो रामचंद्रिका पर आधारित है, क्योंकि रामचंद्रिका में ही केशवदास ने संवाद योजना का प्रयोग किया था और जिसमें सर्वाधिक सफलता इन्हें मिली थी। यानी कि संपूर्ण काव्य में अगर हम संवाद योजना की बात करें तो सफलतम कवि के रूप में इनको देखा जाता है। इनकी संवाद योजना में वे सारी विशेषताएं जिनकी हम चर्चा करेंगे वो देखने को मिलती हैं जो एक श्रेष्ठ कवि की संवाद योजना में मिलती हैं। रामचंद्रिका के अंश यहाँ हमारे पाठ्य पुस्तक में संकलित हैं, इसलिए विशेष रूप से ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, परीक्षा उपयोगी भी है और इसके बारे में पूछा जाता भी है, क्योंकि पाठ्य पुस्तक में रामचंद्रिका के ही कुछ अंश, जैसे राम वंदना है, प्रारंभिक जो पद्य है वो राम वंदना से संबंधित हैं। उसके बाद सूर्योदय वर्णन है, उसके बाद पंचवटी का वर्णन है, उसके बाद ये दंडक वन का वर्णन है और उसके बाद हनुमान लंका गमन का वर्णन। ये सारे के सारे जो अलग अलग जो पद ले गए हैं वो रामचंद्रिका में से लिए गए हैं और उनकी संवाद योजना है वो बहुत ही देखने योग्य है। यानी कि साहित्य में संवादों के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है और इसीलिए हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने उसकी प्रशंसा करते हुए उन्होंने कहा भी है कि रामचंद्रिका में केशव को अगर सबसे ज़्यादा सफलता मिली है तो वो उनकी संवाद योजना में मिली है, क्योंकि साधारणतः संवाद योजना या कथोपकथन होता है, उसमें 3 प्रमुख कार्य होते हैं। इनमें एक कि इनके द्वारा कथा वस्तु को आगे बढ़ाया जाए, यानी गतिशीलता हो। दूसरा कि अभिव्यक्ति की, दूसरा ये है कि चरित्र चित्रण इन संवादों के माध्यम से प्रकट हो जाए, यानी कि वार्तालाप के माध्यम से या अभिनय के माध्यम से या अंग संचालन के माध्यम से उनके चरित्र का प्रकटीकरण हो जाए। और तीसरा जो है
वो ये कि कथा को पढ़ते पढ़ते जब पाठक का मन ऊबने लग जाता है तो उस समय रोचकता होनी चाहिए, और उस रोचकता को पैदा करने के लिए संवादों की आवश्यकता होती है। ये तीनों ही जो विशेषताएं हैं वो रामचंद्रिका में देखने को मिलती हैं। संपूर्ण रामचंद्रिका में विभिन्न संवाद मिलते हैं। इनमें से 9 प्रमुख संवाद हैं, जैसे सुमति विमति संवाद है, रावण वाणासुर संवाद है, राम परशुराम संवाद है, राम जानकी संवाद है, राम लक्ष्मण संवाद है, राम शूर्पणखा संवाद है, सीता रावण संवाद है, सीता हनुमान संवाद है, और रावण अंगद संवाद है। इनमें विशेष रूप से जो रावण और अंगद का संवाद, राम और परशुराम का संवाद, राम और लक्ष्मण का संवाद है, वो विशेष रूप से प्रतिष्ठित है, प्रसिद्ध योग्य है। अब हम बात करते हैं कि हमने चर्चा की कि संवाद योजना में सर्वाधिक सफलता प्राप्त की, संवाद योजना श्रेष्ठ है, साहित्य में अद्वितीय स्थान है। तो ऐसी कौन सी विशेषताएं हैं जिनके कारण इनकी संवाद योजना को श्रेष्ठ बताया जाता है? पहली विशेषता है पात्रानुकूलता, यानी कि संवाद योजना की एक विशेषता होती है पात्रानुकूलता। सबसे बड़ी विशेषता होती है कि जिस प्रकार के पात्र हों उसी प्रकार के संवाद का आयोजन करना चाहिए, संवाद की योजना होनी चाहिए। इस दृष्टि से देखें तो केशवदास की संवाद योजना सफल होती है, क्योंकि रावण और वाणासुर संवाद के अंतर्गत रावण और वाण दोनों ही बलशाली योद्धा अपने अपने दर्प, गर्व, ऐश्वर्य, पराक्रम का आदि का जो वर्णन है बड़े ही अनूठे ढंग से एक दूसरे पर व्यंग्य बाणों के माध्यम से करते हैं। तो इस दृष्टि से देखें तो पात्रानुकूल संवाद उसमें देखने को मिलते हैं। अगर राम के संवाद है तो उसी प्रकार के चरित्र का प्रकटीकरण है, लक्ष्मण का अगर संवाद है तो उसी प्रकार के चरित्र का प्रकटीकरण है। दूसरा गतिशीलता, जिसको गत्यात्मक संवाद भी कहते हैं। गत्यात्मक और गतिशीलता का मतलब ये है कि संवाद इस प्रकार के होने चाहिए जो कथा को आगे बढ़ाने वाले हों, कथा को आगे ले जाने वाले होने चाहिए, क्योंकि कथा के विकास में गति देने का जो काम है वो संवाद ही करते हैं, जिसमें विभिन्न घटनाएं परस्पर संबद्ध होती हैं, और जब संवाद संपन्न होते हैं तो किसी आगामी घटना का संकेत वो कर जाते हैं, जिससे कि संवाद आगे बढ़ते हैं। तो रामचंद्रिका में इस प्रकार के संवाद देखने को मिलते हैं। से बात करते हैं नाटकीयता। जो रोचकता और नाटकीयता होती है दोनों ही समान होती हैं, और वो होना बहुत जरूरी होता है संवाद योजना में, अन्यथा संवादों का महत्व नहीं होता। केशव के संवादों में सर्वत्र नाटकीयता के गुण विद्यमान रहते हैं, क्योंकि जो रामचंद्रिका में जो वर्णित संवाद हैं उन संवादों के समय पाठकों के सामने दोनों पात्रों का चित्र अनायास ही मानस पटल पर अंकित हो जाता है। यानी कि जब वो संवाद सुनते हैं तो उसे ऐसा लगता है कि ये जो पात्र हैं हमारी आंखों के सामने इस प्रकार का संवाद कर रहे हैं, और दोनों ही पात्र आदि से अंत तक अभिनयात्मक ढंग से बातचीत करते हुए उत्तर प्रत्युत्तर देते चले जाते हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि रावण और संवाद है। उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो रावण का जिस प्रकार का अभिनेता से भरा हुआ जो गुण है, वो छोटे छोटे वाक्यों के माध्यम से अपने बल और ताकत का बखान करते हैं, तो उससे सीधा सीधी नाटकीयता प्रकट होती है। अगली विशेषता है चरित्रोद्घाटक। संवाद का महत्वपूर्ण भूमिका होती है कि पात्रों के चरित्र का उद्घाटन करना, यानी कि जो पात्र हैं उनके चरित्र का प्रगटीकरण होना चाहिए संवाद के माध्यम से। इसके 2 तरीके होते हैं, एक प्रत्यक्ष और एक प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में स्वयं जो कवि होता है वो प्रत्यक्ष रूप से किसी पात्र के चरित्र का वर्णन करे, उसकी अच्छाइयों या बुराइयों, उसके अहंकार, अभिमान, स्वाभिमान, उसकी कार्यशैली के बारे में एक दूसरे पात्र के बातचीत के माध्यम से उनके चरित्र का उद्घाटन हो। दूसरा जो तरीका होता है, अप्रत्यक्ष तरीका होता है, वह महत्वपूर्ण होता है, और केशवदास ने ही अपनी जो संवाद योजना है उसमें इस दूसरे प्रकार के तरीके को आजमाया है, इस्तेमाल किया है, और पात्रों के परस्पर संवाद के माध्यम से, वार्तालाप के माध्यम से ही चरित्र का उद्घाटन
हुआ है। जैसे इसमें जनक विश्वामित्र संवाद है, वामदेव परशुराम संवाद है, राम परशुराम संवाद है, हनुमान रावण संवाद है। ये सारे के सारे संवाद इसी प्रकार से हैं कि जिससे कि पात्रों के चरित्र के बारे में पता लग जाता है कि अमुक जो पात्र है वो किस प्रकार का है। इसके बाद हम बात करेंगे आगे वाली जो प्रवृत्ति है वो प्रत्युत्पन्नमति और शिष्टाचार। प्रत्युत्पन्नमति का मतलब होता है कि प्रति उत्तर, यानी कि किसी व्यक्ति ने आपसे प्रश्न पूछा और उस प्रश्न का जवाब आपने तत्काल अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हुए दे दिया। अगला प्रश्न पूछा, तत्काल आपने प्रयोग करते हुए अपनी बुद्धि का उसका उत्तर दे दिया। इसको होते हैं प्रत्युत्पन्नमति, यानी कि तुरंत प्रभाव से आपकी बुद्धि में उसका जवाब आ जाना, उसको अपन प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। दूसरी बात होती है कि शिष्टाचार, कि संवादों में शिष्टाचार झलकना चाहिए। दोनों ही जो विशेषताएं हैं वो केशव दास के संवादों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि केशव के जो सभी पात्र हैं बातों में से बात निकाल करके तुरंत उसका उत्तर दे देते हैं, जिससे अपनी प्रत्युत्पन्नमति का परिचय देते हैं। और प्राय इस प्रकार के उत्तर देते हैं कि प्रश्नकर्ता हक्का बक्का सा रह जाता है, उसे आकांक्षा नहीं रहती, अपेक्षा नहीं रहती है कि इस प्रकार का जवाब अगला दे भी सकता है। कि जैसे रावण और अंगद के बीच में संवाद होता है। रावण कहता है राम को काम कहा, तो अंगद तुरंत जवाब देते हैं रिपु जीत ही। वो कहते हैं कि राम का क्या काम है, तो अंगद कहते हैं कि अपने शत्रुओं को जीतना ही उसका काम है। कौन कबे रिपु जीतो कहाँ। फिर रावण कहते हैं कि आगे और उलझाने के लिए कि कौन से रिपु को, दुश्मन को उन्होंने कब और कहाँ जीता, तो उन्होंने कहा, अंगद ने कहा बाली बली को जीता। तो रावण बोले कि उन्होंने छल से छल सो। अंगद बोले भृगुनंदन गर्भ हर्यो, और भृगुनंदन ने उसके गर्भ को हरण कर लिया। रावण कहते हैं द्विज दीन मह, वो तो बेचारा क्या था, बिल्कुल जो भृगुनंदन का जो गर्भ हरण किया वो तो ब्राह्मण था द्विज। तो अंगद बोले दीन सो क्यों, छिति छत हार्यो जी बिन प्राणन है राज क्यों, कि दीन कैसे हो गया, भृगुनंदन ने तो क्षत्रियों से रहित इस पृथ्वी को कर दिया था, और हयराज जो राजा शक्तिशाली थे उनके प्राण छीन लिए थे। तो उन्होंने कहा है कौन, तो अंगद बोले वह विसरायो जिन खेल थी तो ही बांध लियो, कि उस राजा को तूने भुला दिया, है राज को, जिसने खेल खेल में आपको बांध लिया था। यानी कि ऐसा व्यंग किया कि अंत तो गतवा वापस ला करके रावण को ही निरुत्तर कर दिया। इस प्रकार के सुंदर संवाद उसमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद संवादों में पात्रोचित जो शिष्टाचार है, सील है, मर्यादा आदि का भी बड़ा उन्होंने ध्यान रखा है। इसके बाद अगले जो संवाद योजना है उसकी विशेषता कूटनीतिक, यानी कि कूटनीतिकता भी इनके संवादों में देखने को मिलती है। कि केशव के संवादों में जहाँ जहाँ आपको नाटकीयता मिलेगी वहाँ वे राजनीतिक दावपेच अथवा कूटनीति से भी भरे हुए हैं। केशव, क्योंकि केशव एक दरबारी कवि थे और राज दरबार में चलने वाले दाव पेचों से भली भांति जानते थे, उनको अच्छी प्रकार से समझते थे। यही कारण है कि केशव को अपने संवादों में कूटनीति, भेद नीति अथवा राजनीतिक दाव पेच के चित्र अंकित करने में बड़ी सफलता मिली है। जैसे अंगद रावण संवाद मानो राजनीतिक दाव पेच का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण है, देखने को मिलता है। यहाँ रावण और अंगद की जो वाग विदग्धता है के साथ जो कूटनीतिकता है और जो राजनीतिक दावपेचों का जो आजमाइश है उसकी अच्छी झांकी यहाँ पर देखने को मिलती है। बात करते प्रश्नोत्तर मूलक संवाद, ये भी एक विशेषता देखने को मिलती है संवादों में कि प्रश्न शैली में संवाद हुए। प्रश्न शैली में संवाद करते हैं, ऐसे संवाद नाटकीयता और प्रभावत्मकता अधिक पैदा करते हैं संवादों में। और केशव ने के पात्र भावनाओं को समझा, कला की भावना को समझा, उसमें समन्वय भी किया और परस्पर प्रश्न पूछने में ही उन्होंने इसको अच्छी तरह से संवादों को आपके सामने प्रकट किया है। यानी कि प्रश्नात्मक सूले में पहले प्रश्न पूछते हैं, उसका उत्तर देता है, फिर उसी उत्तर में से प्रश्न निकाल करके फिर प्रश्न पूछे जाते हैं। इस प्रकार के सुंदर संवाद इसमें देखने को मिलते हैं। भावानुकूलता, यानी कि संवादों में भावानुकूलता है, यानी कि जिस प्रकार के भाव हैं उसी प्रकार के संवाद है। अगर क्रोध का भाव है तो क्रोध से युक्त संवाद है, अगर
शीलता का भाव है तो शील से युक्त संवाद है, यानी कि जो पात्र बोलने वाला उनके आंतरिक भावों की अभिव्यक्ति संवादों के माध्यम से कि जिस प्रकार की भाव भंगिमा है उसी प्रकार की भाव भंगिमा का अभिव्यक्तिकरण इन्होंने अपने संवाद योजना के माध्यम से किया है। व्यंग्यात्मकता, इनके संवादों में व्यंग्यात्मकता भी देखने को मिलती है, यानी कि व्यंग किया जाता है, यानी कि रुचिकर और प्रभावशाली बनाने के लिए उन्होंने इसका सहारा लिया, जिसमें उक्ति वैचित्र्य और चमत्कार का दर्शन भी होता है। अंगद रावण और परशुराम लक्ष्मण के संवाद में ये विशेषता प्रमुख रूप से दिखाई देती है, और इसी प्रकार राम और परशुराम का संवाद भी देखने के योग्य है, यानी कि व्यंग करते हैं एक दूसरे पर, उसका प्रयोग भी इन्होंने किया। इसके अलावा जैसे परिचयात्मक संवाद हैं, एक दूसरे का परिचय देने वाले संवाद हैं, ध्वनि सौंदर्य है, पात्रों के मनोभावों के अभिव्यक्तिकरण है, और बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी इन्होंने अपने संवादों के माध्यम से किया है। इन समग्र विशेषताओं को अगर हम देखें तो अगर केशव दास को अपने साहित्य में सर्वाधिक सफलता मिली है तो संवाद योजना को लेकर के मिली है, और अनेकों बार इस पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं। धन्यवाद।